सभी को नमस्कार। हम लोग आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ में पर्यावरण की चर्चा करेंगे। कल हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर रहे थे पिछली वीडियो में। आज उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कई ऐसे तथ्य आपके सामने आएंगे जिन्हें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नए तथ्य हैं जिन्हें हम नया डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ तथ्य हैं जो नए हैं, जिनको हमने पहले शायद डिस्कस नहीं किया है, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे अम्ल वर्षा है, तो अम्ल वर्षा क्या होती है? ये वायु प्रदूषण का एक परिणाम होता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है और वो वर्षा के साथ में हमारी ज़मीन पर आने लगती है। और यह सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सारे जीवों को नुकसान पहुंचाता है और साथ में हमारी जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। आज जो ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है वो इसी एसिड रेन की वजह से पहुंच रहा है। कैसे हम इस पर कंट्रोल करें, इसका जो केंद्र है वो ओस्लो में है। ओस्लो यूरोप का एक नॉर्वे देश है, उसकी राजधानी है। ISO 14000 और ISO 14001 का संबंध पर्यावरण अनुरूप उत्पादक संस्थान की गुणवत्ता से है। जैसे मान लीजिए आप कोई संस्थान संचालित करते हैं और आपके संस्थान की ये गुणवत्ता है कि वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो इसी विशेषता के लिए आपको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक मार्का दिया जाता है जिसे ISO 14000 या ISO 14001 कहा जाता है। ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। 22 अप्रैल 2009 से संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी दिवस मनाना शुरू कर दिया है। पृथ्वी दिवस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ब्राजील में रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण की चिंता हमने उसमें की थी और हर वर्ष हम ये पर्यावरण की चिंता करते रहें, इसके लिए 22 अप्रैल 2009 से हमने पृथ्वी दिवस मनाना शुरू कर दिया है। 22 अप्रैल को याद रखना है आपको पृथ्वी दिवस के रूप में। ग्रीन इकोनॉमी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP को प्रेरित कार्यक्रम है। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाइए लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा के साथ। यानी आपकी इकोनॉमी होनी चाहिए ग्रीन, यानी हरा भरा आपका देश बना रहे और आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ते रहे, इसे ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं। ये UNEP प्रेरित कार्यक्रम है। UNO का द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UNO जो संगठन है वो काम करता है, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था और आज हर 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन 1980 में कर दिया है। 28 मार्च 2015 को अर्थ आवर मनाया गया था। आपको मतलब याद होगा 2015 में प्रधानमंत्री जी और पूरे विश्व में ये अपील की गई थी कि 1 घंटे के लिए हम अपने घर की बिजली बंद कर देंगे, 1 घंटे के लिए हम अपनी लाइट बंद कर देंगे। तो सब लोगों ने शायद 9 बजे, 8 से 9 बजे के बीच में लाइट स्विच ऑफ की थी पूरी दुनिया ने। तो उसे अपन कहा गया 1 घंटे का जो आवर है उसको हमने अर्थ आवर कहा है। ये घटना कब हुई है? 28 मार्च 2015 को, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हमको चेताना था, जिससे हमको ये मैसेज गया कि हमें बेवजह अपनी लाइटिंग नहीं जलानी चाहिए। अगर हम कहीं नहीं बैठे हैं तो हमारे लाइट स्विच ऑफ होना चाहिए। अगर आपको काम है तो ही आप लाइट ऑन करें। ये एक मैसेज था। और लगातार जो 24 घंटे मशीनरी चल रही है उनसे बहुत बड़ा टेम्परेचर निकल रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। तो उसको भी कहा गया कि भाई कम से कम आप 24 आवर में अपनी मशीनरी को, अपनी लाइटिंग को रिलैक्सेशन दें। गंगा सफाई अभियान 2020 तक गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लक्ष्य पूरा हुआ नहीं है। अभी भी गंगा नदी साफ नहीं हुई है और अभी भी सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। NBA राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया। सामाजिक बांध की परियोजना का अर्थ होता है कि सरकारी स्थान पर जो आम जनता है वो वन लगाए, उस भूमि पर पेड़ पौधे लगाए। जैसे आपके गांव में हॉस्पिटल है, आपके गांव में पंचायत भवन है, आपके गांव में कन्याशाला है, तो ऐसे स्थान, आंगनबाड़ी है, वहां पर आपको प्लांटेशन करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो इसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। और इसमें जो सरकार होती है वो आपको मुफ्त में ही पौधे उपलब्ध करा देती है। आपको लगाना है और उसको नरेट करना है। नरेट का मतलब होता है पौधा लगाया, उसकी देखभाल करना है, डेली उसको पानी देना है और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए तब तक उसको
आप देखभाल करना है, उसको नरेट करना है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। कुकुरमुत्ता, मशरूम की खेती। बायोगैस उत्पादन में, कृषि अपशिष्ट के पुनश्चक्रण में और कैंसर की औषधि बनाने में मशरूम का बड़ा उपयोग है। आप लोग जानते हैं मशरूम प्रोटीन से युक्त पदार्थ है, प्रोटीन से युक्त हमारा खाद्यान्न सब्जी है ये, मान लीजिए आप। इससे बायोगैस भी उत्पादन बढ़ रहा है इसके अवशिष्ट से, और साथ में कैंसर की औषधि इससे बनाई जा रही है। कैंसर जैसी महा बीमारी, जिससे मैं समझता हूँ लाइलाज बीमारी इसको कैंसर को माना जाता है, उसकी दवाई बनाई जाती है कुकुरमुत्ता से। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से शुरू कराई जा रही है। जब कभी हमारे पास किसी योजना को लागू करने के लिए पैसे या अर्थव्यवस्था की दिक्कत होती है तो वो विश्व स्तर पर उसकी व्यवस्था की जाती है। मध्य प्रदेश में जो सामाजिक वानिकी चल रही है उसमें हमारी वर्ल्ड बैंक मदद कर रही है। ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। हमारा वायुमंडल का मैंने पूरा संगठन आपको बताया है, तो ये तो आप पहले की वीडियो में सुन चुके होंगे। सामान्यतः वायुयान हमारा 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही उड़ता है, यानी समता मंडल में उड़ते हैं जहाँ कोई किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता। एजेंडा 21 विश्व की सतत विकास, एजेंडा 21 रखा गया था, विश्व सम्मेलन रखा गया था। सतत विकास की बात की गई थी। सतत विकास का ही मतलब होता है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अपने विकास को करना। रियो 20 का संबंध शिखर सम्मेलन से है, रियो डी जेनेरो ब्राजील से संबंध है इसका। जब किसी पादप विविधता को उसी के प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे आजकल स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है कि जो प्लांट, जो एनिमल जहां है अपने नेचुरल आवास में है, अपने स्वाभाविक आवास में है, वहीं पर उसको संरक्षित कर दिया जाए तो इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी जीव को ले जाकर आप दूसरे स्थान पर जाके रखते हैं और उसको संरक्षित करते हैं तो इसे परस्थानीय संरक्षण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब है जैसे राष्ट्रीय उद्यान, जैसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जैसे राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, ये स्वस्थानीय संरक्षण है। यानी जहां जंगल है वहीं पर हम उनको संरक्षित कर देते हैं, उसमें जीव जंतु अपने फ्रीडम से घूमते रहते हैं। लेकिन चिड़ियाघर में आप ले आइए या कई जगह जीन हाउस बने हुए वहां पर आप जाइए तो वो परस्थानीय संरक्षण होता है। जैसे आपने लाल पांडा को ले जाके अपनी नर्सरी में रख लिया, आपने घड़ियाल को जाके अपनी नर्सरी में रख लिया, जैसे हमारे चंबल घड़ियाल बना है वो, तो वहां पर आपने कृत्रिम बीज से उनकी जन्म उत्पत्ति करवाई, ये सब काम आप कर रहे हैं तो वो परस्थानीय संरक्षण होता है। तो जो टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है वो स्वस्थानीय संरक्षण में चल रहा है, याद रखना है। जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। और जो जीन हाउस बने हुए हैं, जो चिड़ियाघर बने हुए हैं और जो प्रयोगशालाएं बनी हुई हैं वो सब परस्थानीय संरक्षण में आती हैं। गुजरात का गिरवन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। स्वस्थानीय संरक्षण शेरों को वहां पर दिया गया है क्योंकि वहीं पे पैदा होते हैं और उनको प्राकृतिक आवास में रहने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। गंगा की डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। आप लोग जानते हैं गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया है, जैसे हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है वैसे ही। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क है। यस, एमपी इज द टॉप स्टेट अकॉर्डिंग दिस। और जल और थल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। जैसे मेढक, मेढक जो होता है वो उभयचर होता है, वो स्थल पे भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। रेंगने वाले जो प्राणी होते हैं उन्हें सरीसृप कहते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, जिनका डोर्सल साइड है वो जमीन से टच होकर चलता है। जैसे सांप है, मगर है ना, ये सब रेंगने वाले प्राणी हैं। छिपकली हमारे घर में जो होती है वो भी रेप्टाइल से रेंगने वाली है, सरीसृप है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, जो एक सींग वाले गैंडा हाथी के लिए जाना जाता है, असम में एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ काजीरंगा, जहाँ गैंडा हाथी मिलता है। आई थिंक सो दुनिया में गैंडा हाथी और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ भारत में ही मिलता है और वो हमारे आसाम में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट था, है ना, जिम कॉर्बेट था। और ये जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में था पहले, लेकिन अब वो उत्तराखंड में है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। अब 2000 से पहले वो उत्तर प्रदेश में ही माना जाता था और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान माना गया है। स्तनधारी सामान्यतः शरीर का तापक्रम स्थिर रखते हैं। जैसे दो प्रकार के प्राणी होते हैं इस दुनिया में, एक ऐसे प्राणी हैं जिनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं होता, मौसम के अनुसार शरीर का तापमान भी बदलता रहता है। जैसे मछली है, मेंढक है, सरीसृप है,
इनका जो ब्लड है वो अकॉर्डिंग द सीजन चेंज होता रहता है। ठंड में इनके टेम्परेचर कम हो जाता है, गर्मियों में इनके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन मनुष्य और पक्षी ऐसे हैं पूरे जंतु जगत में जिनके शरीर का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कांस्टेंट है। इतना ही रहेगा सामान्य, बुखार आ जाए तो बढ़ जाएगा, अदरवाइज वो इतना ही रहता है। तो हमारे शरीर का तापमान चाहे सर्दी हो या गर्मी हो एक जैसा ही रहता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे शरीर का तापमान कितना रहता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेंटीग्रेड में बताना है तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अपेक्षाकृत अधिक होती है। यस, जैव बायोडाइवर्सिटी जहाँ ज़्यादा एनिमल प्लांट्स होते हैं, ज़्यादा प्रजाति के एनिमल प्लांट्स होते हैं, वो जैव विविधता वाला अच्छा स्थान माना जाता है। और मैं समझता हूँ दुनिया में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है। जहाँ जीवन के लिए फेवरेट कंडीशंस होती हैं वहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी। आप कहें कि साहब पर्वतों पर या बर्फीले इलाकों में ये मिल जाएगी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा, कैसे मिल सकती है? क्योंकि ज़्यादा ठंड भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जीवन के लिए फेवरेट नहीं है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 26वां। विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ मणिपुर में है। ये केबीसी में भी ये प्रश्न पूछा गया है, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये हमारे भारत में मणिपुर राज्य में केवल लामजाओ एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केवल लामजाओ मणिपुर। इसमें क्या है कि एक झील है, झील के बीच में राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऐसा लगता है कि झील में राष्ट्रीय उद्यान तैर रहा है, एक्चुअली वो तैर नहीं रहा है, उसके आसपास पानी भरा है, झील है और बीच में वो राष्ट्रीय उद्यान है। तो उसको हमने ऐसे बोल दिया है कि वो हमारा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ मणिपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। झील अथवा तालाब के सतही जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने के वाले पुंज को जल पुष्पटन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप तालाब है आपके पास में और आप घर का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो तालाब में छोड़ रहे हैं, इससे क्या होता है कि उसमें जो एल्गी है, उसमें जो शैवाल है जिसे हम पादप प्लवक कह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा और इसे बढ़ने से जल प्रस्फुटन कहते हैं। इसकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है? जल प्रस्फुटन होता है। इसमें एक तो जल खराब हो जाता है, बदबूदार हो जाता है, और दूसरी बात जो जल के अंदर रहने वाले जीव हैं उनको प्रॉपर प्रकाश नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ये खतरनाक होता है जल प्रस्फुटन। मन्नार की खाड़ी में सागरीय राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी में सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के नीचे, श्रीलंका भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी है, वहां पर राष्ट्रीय उद्यान है, खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम कहते हैं। तीसरा कछुआ महोत्सव 2015 में हौंगझोंग झील आसाम में। तो यहाँ दो चीजें, एक तो 15 में एक कछुआ उत्सव मनाया गया, हौंगझोंग झील कहाँ पर है? आसाम में है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पिकअप हो जाता है, पुटअप हो जाता है। चमगादड़ को प्राकृतिक रडार कहा जाता है क्योंकि यह प्रकृति परिवर्तन को भांप लेता है। चमगादड़ आप लोग जानते हैं रात में इसको दिखाई देता है, दिन में उसको दिखाई नहीं देता है। उसकी कोशिका में रॉड सेल्स ज्यादा होते हैं, कॉन सेल्स कम होते हैं, इसीलिए उन्हें रात में दिखाई देता है, लाइट में दिखाई नहीं देता है। लेकिन ईश्वर ने इनको एक बड़ी स्पेशलिटी दी है, ये जो आवाज निकलते हैं ना, ये जो आवाज निकालते हैं चमगादड़ बर्ड्स, वो पराश्रव्य ध्वनि होती है, पैरासोनिक साउंड होता है, जो हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, ये सुन सकते हैं, बिल्ली कुत्ता सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि निकालते हैं। और जब इन्हें रास्ता खोजना होता है तो क्या करते हैं? ये तेज ध्वनि निकालते हैं। अगर ध्वनि टकरा के रिफ्लेक्ट होके आती है तो समझ जाएंगे कि आगे कोई अवरोध है, तो अपना रास्ता बदल लेंगे। तो इसीलिए वो पूरा घूमता रहेगा पर कभी टकराएगा नहीं दीवार से। ये उसका राडार सिस्टम है। और आज हम अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं राडार बनाकर। आज हम पनडुब्बियों की जानकारी सैकड़ों मीटर गहराई में लगा लेते हैं। ये कमाल है किसका? राडार का। और राडार सिस्टम कहां से विकसित किया? किसको देखकर? चमगादड़ को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गंगा नदी काजीरंगा से, मानस नदी और केरल से साइलेंट वैली से कावेरी नदी गुजरती है। भारत की पर्यावरण संस्थाएं जरा देखिए, इनसे क्वेश्चन आता है। भारत की पर्यावरण संस्थाएं जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, ये BNHS 1886 में बनी है।
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया नई दिल्ली WWFI 1969 में बनी है। इसको याद रखना है। बॉम्बे नेचुरल, बॉम्बे सबसे पुराना शहर माना जाता है हमारे देश का, ये मान लो आप, ठीक है। बम्बई, गुजरात में बम्बई था ना, पहले गुजरात बम्बई एक ही होता था 1960 से पहले। अंग्रेज आए थे तो बम्बई में उन्होंने अपनी कोठी बनाई थी, तो बम्बई सबसे पुरानी 1886 बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ऐसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया नई दिल्ली में है। पैसा फंडिंग कहाँ से होता है? दिल्ली से होता है, मान लो 1969 में बनाई है। कल्प वृक्ष पुणे, अध्यापकों के लिए पर्यावरण हैंडबुक, जो टीचर है उनके लिए हैंडबुक बनाई जाती है। कल्प वृक्ष पुणे के नाम से संस्था है, पुणे महाराष्ट्र में। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद 1989 में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद। अगर आपको पर्यावरण की शिक्षा लेनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अहमदाबाद, गुजरात जाना पड़ेगा। 1989 से चालू है। भारतीय विद्यापीठ पुणे में है। उत्तराखंड सेवा निधि अल्मोड़ा उत्तराखंड। सलीम अली सेंटर कोयम्बटूर है। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड वॉचर के नाम से प्रसिद्ध है अली, सलीम अली। ही इज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, सलीम अली। और कोयम्बटूर तमिलनाडु, वहां पर इसका सेंटर बना हुआ है। आज भारत में बहुत सी जगह इसका ब्रांच बना हुआ है। मैंने दिल्ली में देखा है, दिल्ली में सलीम अली सेंटर बना हुआ है, जहाँ पक्षियों की देखभाल होती है, पक्षियों का इलाज होता है। यानी सलीम अली ने पूरी लाइफ अपनी पक्षियों के लिए डेडिकेट कर दी थी, पक्षियों को बचाने के लिए, पक्षियों का रिसर्च करने के लिए। तो सलीम अली इज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, इसको अपन याद रखेंगे। अगला है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून 1982। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता से बड़ा कहीं हो ही नहीं सकता, 1980। जूलॉजिकल सर्वे यानी बॉटनी जूलॉजी दोनों के बड़े संस्थान आपके कोलकाता में है। पहले बना है बॉटनिकल 1890 में और जूलॉजिकल बना है 1916 में, तो 1916 में। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कोलकाता में है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कोलकाता में है। याद रखना, जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहाँ जीव जंतु भी ज्यादा होंगे, तो बॉटनिकल जहाँ है वहाँ जूलॉजी भी होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट 1976 एशिया का पहला मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। यानी ऐसे हमारे चंबल में है, वो भी मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। हैचरी बोलते हैं इसको, हैचरी हाउस बना हुआ है वहाँ पर स्थानीय संरक्षण वहाँ पर दिया गया है जीवों को। और यहाँ मद्रास में क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट भारत का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा है। इसको हम बिल्कुल याद रखें, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट 1976 एशिया का पहला मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। पर्यावरण से संबंधित व्यक्तित्व हैं, जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी इस देश की, लेकिन अगर मैं भारत का एक पर्यावरणविद कहूँ उनको तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो प्रधानमंत्री बाद में थी, पहले पर्यावरण प्रेमी थी, वो पर्यावरणविद थी। वो उनके कार्यकाल में ही वन्य जीव संरक्षण का एक बीड़ा उठाया गया था। उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट वो लेके आई हैं, वन संरक्षण अधिनियम वो लेकर आई हैं, और बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। MS स्वामीनाथन संयुक्त राष्ट्र द्वारा सासाकावा पुरस्कार इनको मिल चुका है पर्यावरण के लिए। माधव गौडगिल भारत के पर्यावरण शास्त्री रहे हैं। MC मेहता ताजमहल गंगा झींगा पालन आदि से मुद्दे इन्होंने उठाते रहे हैं कि ताजमहल गंदा हो रहा है, एसिड वर्षा हो रही है, ये सारे इसी मेहता ने मुद्दे उठाए हैं। SV गोदरेज बहुत बड़े ये अपने आप में एक उद्योगपति हैं और साथ में ये पर्यावरणविद हैं। पर्यावरण संरक्षण के 1999 में पद्म भूषण इनको मिला है। अनिल अग्रवाल पर्यावरण की पत्रकारिता करते हैं, ये पत्रकार है और पर्यावरण के बारे में ज़्यादा लिखते हैं और लिखते हैं टोटल पर्यावरण के बारे में, तो अनिल अग्रवाल है उनका नाम, पर्यावरणविद है ये। सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी उत्तराखंड बांध को लेकर इनका आंदोलन चला, चिपको आंदोलन के लिए नाम इनका जाना जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड। पांडुरंग हेगड़े कर्नाटक में चिपको आंदोलन चलाया था इन्होंने। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। बाबा आमटे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बाबा आमटे। ये मेधा पाटकर वगैरह ये साथ में ही आंदोलन चलाती हैं। चलिए, इसके बाद है डॉक्टर रामदेव मिश्रा, भारत में इकोलॉजी के जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। और जगदीश बावला उत्तराखंड इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार इनको 2008 में मिल चुका है। डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा मरुस्थलीय पक्षियों पर सलीम अली फेलोशिप 1992 में इसको मिल चुका है। अब पर्यावरण से संबंधित कुछ पुरस्कार हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे GD बिरला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 5 लाख रुपए दिए जाते हैं 1987 से। महावृक्ष पुरस्कार 25,000 रुपए दिए जाते हैं। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, वन्य जीव संरक्षण के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 1 लाख रुपए। 5 अमृता देवी बिश्नोई वन्य पुरस्कार 1 लाख रुपए, ये बहुत बड़ा पुरस्कार है अमृता देवी बिश्नोई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अमृता देवी बिश्नोई
वन संरक्षण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन शब्द तो वो उसमें पूछेगा नहीं, सिर्फ इतना पूछेगा कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बता देना पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। कुछ और तथ्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, रोचक हैं, उनको भी चर्चा कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला उद्यान उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, जैसे फूल लगाते हैं आप, है ना, तो फूल लगाना, सब्जियां उगाना, ये सब हॉर्टिकल्चर में आता है। हर्बल जो जड़ी बूटियां हैं वो उगाना, बागवानी करना, ये सब हॉर्टिकल्चर में है। सिल्वीकल्चर ऐसा का जिसमें वन एवं वन्य उत्पादों को, ये पहले बता चुका हूँ, वन उत्पादों का अध्ययन करते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में करते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों की विवेचना हम इटियोलॉजी में करते हैं। तंत्र का तंत्र संबंधी रोग हम नियोलॉजी में पढ़ते हैं। भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। हाँ, भारत जो है ना हमारा, वो उत्तरी गोलार्ध में, उसके बीच में से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, उत्तरी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिससे भारत की जो जलवायु है वो विविध हो जाती है, बहुत सारी विविधता लिए हुए है, और उष्ण कटिबंधी भी है और समशीतोष्ण भी है। ठीक है। विशेषकर भारतीय कृषि पर वर्षा या वृष्टि का सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत में आज भी कृषि मानसून का जुआ कही जाती है। जिन पौधों के बीच में 2 दल पत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री। यानी कोई भी आप बीज ले लीजिए, जैसे मान लो आप चना ले लीजिए, चना को आप तोड़िए तो उसके 2 भाग बराबर हो जाए तो समझ लो द्विबीजपत्री है। अगर जैसे दाल है, वो जैसे सरसों है, उसको आप तोड़िए तो 2 भाग नहीं होंगे तो एक बीजपत्री है, ऐसे करके, है ना। तो चना, दाल, सरसों सॉरी द्विबीजपत्री है, तोड़ेंगे तो 2 भागों में बढ़ जाएगा। दालें हैं, चना है, सोयाबीन है, द्विबीजपत्री है। रेगिस्तानी ओक, और जिनको तोड़ने पर 2 भागों में बराबर ना बटे, वो एक बीजपत्री है। रेगिस्तानी ओक नाम के पेड़ की जड़ें, इनकी ऊंचाई की 30 गुनी तक होती हैं, जमीन में चली जाती हैं। रेगिस्तान के जितने भी पेड़ होते हैं उनकी जड़ें बहुत गहराई में जाती है पानी की खोज में, क्योंकि वर्षा वहां कम होती है, पानी उनको चाहिए होता है, तो जड़ें उतनी ही गहराई में जाएंगी, उतनी वो मजबूत होंगे। जड़ें, क्योंकि पेड़ों की मजबूती जड़ों से होती है, जड़ें अगर गहराई में है तो वो पेड़ बहुत मजबूत होंगे। इसीलिए जो हमारे रेगिस्तानी जो पेड़ होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और वो आंधी तूफानों से गिरने वाले नहीं होते हैं। और ये रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ है, जिसकी जड़ें उसकी लंबाई से 30 गुना ज्यादा जमीन में चली जाती हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। खेजड़ी वृक्ष एक छायादार वृक्ष है, हमारे रेगिस्तानी राजस्थान में खूब मिलता है। खेजड़ी पौधों की जड़ें पौधों के खड़े रहने के लिए सहारा देती हैं, हम सब जानते हैं। जल और खनिज का अवशोषण करती है, जाइलम फ्लोएम से वो पेड़ पौधों में ऊपर तक पहुंचाती हैं। पौधों को ह्यूमस अर्थात गहरी कार्बनिक पदार्थ कूड़े करकट से तैयार होता है, उसे पौधों को उपलब्ध कराती है। लेकिन जड़ें कभी भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। कभी कभी कोई करती हैं, ऐसा नहीं है, ये परमानेंट सही नहीं है। कभी कभी बहुत सी जड़ें हैं जो भोजन का संग्रह भी कर लेती हैं, पर ज़्यादातर नहीं करती। खरीफ की फसल मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाती है। आप लोग जानते हैं खरीफ और रबी की 2 फसलें होती हैं। खरीफ की फसलें गर्मियों में बोई जाती हैं, सर्दियों में काटी जाती हैं। रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, गर्मियों में काटी जाती है। जैसे गेहूँ, सरसों, ये रबी की फसल है, अब ये गर्मियों में मार्च अप्रैल में काटी जाएंगी। तो ऐसे चलिए इसका पढ़ लेना। भारत में बाल विवाह अधिनियम बहुत समय से बनता आ रहा है, 2006 में भी बना है, 2007 में लागू हो गया है। बाल विवाह नहीं होना चाहिए, अभी भी राजस्थान जैसे राज्यों में ये चलन में है, जो नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी कुप्रथा है। ऐसे प्रमुख दिवस हैं, जैसे लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ये दिवस कब मनाया जाता है। तो पहले आप जनवरी की कर लीजिए, फिर फरवरी की कर लीजिए, फिर मार्च की कर लीजिए, बस ऐसे याद हो जाएंगे। तो जनवरी में एक तो लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, एक राष्ट्रीय युवा दिवस 12, विवेकानंद जी का जन्मदिन है 12 जनवरी, और पर्यावरण दिवस है 25 जनवरी जो आने वाला है, और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और फिर फरवरी में तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल अभी बताया था मैंने, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, एड्स दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है, विश्व श्रमिक दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व
रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व वनोत्सव दिवस 1 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओजोन परीक्षण दिवस इंपॉर्टेंट है 16 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस है वो है 27 सितंबर। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। विश्व पशु चारा खाते हैं 4 अक्टूबर, है ना, तो ये से याद कर लो। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व आयोडीन अलपता 21 अक्टूबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 14 सितंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। ये कुछ इंजेक्शन के नाम दिए, पेनिसिलिन है, ये सब पेनिसिलिन इंजेक्शन है। फफूंद वगैरह से जो बीमारी होती है, कुछ भी आपको बीमारी होती है उसमें ये लगाया जाता है। फफूंद से इसकी खोज हुई है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की है। पेनिसिलिन इंजेक्शन बहुत ही जबरदस्त इंजेक्शन होता है और घाव भरने में घाव जल्दी भर जाए आपका, इसलिए आपको पेनिसिलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों में दिया जाता है। और इसकी खोज जो हुई है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। और ये जो कवक होता है, जो फंजाई होता है, जो फफूंद होती है, उससे इसको खोजा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था रेड क्रॉस मुख्यालय जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP मुख्यालय नैरोबी में है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष WWF मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना चाइल्ड लेबर पॉलिसी 1987 के अंतर्गत 26 सितंबर 1994 को हुई है। शुरुआत में से 13 राज्यों में 200 जगह थी। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। बच्चों के लिए विशेषकर रूप से यूनिसेफ काम करती है। अमिताभ बच्चन जी इसके कभी ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, तो काफ़ी हमारे देश से क्लोज है। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका पूर्ण नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रासायनिक पदार्थों का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए दर्जा देने वाली संस्था का नाम है IUPAC। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। रासायनिक नाम दिए जाते हैं ना बहुत सारे पेड़ पौधों के या का जो पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ हैं, उनके रासायनिक नाम है ये। UNFPA यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष। UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक ऐसी संस्था है जो वन्यजीव संरक्षण या पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही है। तो आप लोग इतने पॉइंट्स याद करें क्योंकि याद करने वाला पॉइंट्स ज़्यादा है आज की वीडियो में। आपको ये वीडियो बार बार सुनना है, समझना है, कॉपी में लिख लेना है और उनको बार बार याद करना है क्योंकि यहाँ से एक न एक प्रश्न आपको 100% मिल जाता है। तो कल हम अगले बिंदु की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। आपको बार बार ये वीडियो देखना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को हम छोटा बना रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, जिससे आप बार बार इसको रिपीट करके देखें, सुने, जिससे आपको याद करने वाली चीज़ें हैं वो याद कर लें, क्योंकि समझने वाली चीज़ें इसमें बहुत कम थी, याद करने वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा थी। तो इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। आगे कल की चर्चा कल करेंगे।